एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे हैं। अगर आप सभी नहीं अच्छे हैं तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस में ख्याल रखिए और प्लीज़ इधर उधर ना जाएं। सो गाइस, आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे वो है आपका यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का 4th चैप्टर। क्लास है हमारी 6। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं वॉच करी है तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर है, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपसे कुछ ही चीज़ें, लेकिन ये टॉपिक का कंप्लीट इंडेक्स मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, जिसमें आपके टॉपिक्स हैं जिन्ना की 14 शर्तें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी इरविन समझौता क्या था, पूना पैक्ट क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति। देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। मेरे ओन नोट्स हैं, मैंने आप सभी के लिए पीडीएफ बनाई है। अगर आप लोग को पीडीएफ साथ के साथ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो यहाँ इस क्लास में जितना डिस्कस हो सकेगा मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी, बाकी सेकेंड और थर्ड क्लास में डिस्कस कर दूंगी। हर चीज़ को आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगी, काफ़ी डिटेल में समझाने वाली हूँ। 4 पेज समझाऊंगी, तब जाके आप एक पेज को जरूर करेंगे। सो गाइस, वीडियो अगर यूजफुल है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो स्टार्ट करते हैं आपकी जिन्ना की 14 शर्तों से। देखिए, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे यानी कि 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर आयोजन किया गया? कलकत्ता में किया गया और 1928 में किया गया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। किसने? अगर आपसे नाम पूछा जाता है कि जिन्ना की जो रिपोर्ट थी पहले वो 14 सूत्रियों में नहीं, सिर्फ 3 सूत्रों में उन्होंने प्रस्तुत की थी। और किसके द्वारा प्रस्तुत यानी कि किसके द्वारा प्रेजेंट की गई थी? तो वो होते आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने। सो पहले क्या किया गया? 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वो 3 रिपोर्ट क्या है पहले उन्हें जानते हैं। पहले 3 रिपोर्ट जो थी वो है, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। ठीक है। सेकंड था, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब एवं बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाए। प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था यानी कि रेजिडुअल पावर की व्यवस्था की जाए। देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो मांगे रखी वो मोस्टली मोमडन्स के लिए रखी, क्योंकि वो खुद भी मोमडन थे। पहले इन्होंने 3 रखी, लेकिन इन तीनों के बाद 14 कैसे आई तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्टली, मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 में जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया। जिन्ना के 14 सूत्र क्या क्या थे और उन्होंने क्या कहा, उन चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। नंबर 1 थी कि संविधान का भावी स्वरूप संघीय हो तथा प्रांतों की अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाए। वही रेजिडुअल पावर जो 3 शर्तों में थी, उनमें से एक शर्त ये भी थी। ठीक है। देश के सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। दूसरी सपोर्ट यानी कि दूसरी चीज़ का जो सपोर्ट सिस्टम उन्होंने रखा वो उन्होंने अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए, ये चीज का रखा। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान की जाए। 4th है आपका, सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। पृथक यानी कि अलग निर्वाचन किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान यानी कि 1/3 पार्ट जो है उसमें जो पद्धति हो वो किसकी हो? मोमडन की हो। ठीक है। केंद्रीय विधानमंडलों में यही था। ठीक है कि उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि जो केंद्रीय विधानमंडल होते हैं उनमें जो 1/3 स्थान यानी कि 1/3 पार्ट जो होता है वो हमारा किसके लिए आरक्षित किया जाए, यानी कि किसके लिए सीट बुक की जाए? वो मोमडन के लिए। ठीक है। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ठीक है। भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्राप्त की अक्षुण्णता का पूर्व ध्यान रखा जाए। ठीक है। सिंध को बंबई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। देखिए, सिंध जो है हमारी, उसके लिए बोला गया है कि बंबई से इसको अलग कर दिया जाए। किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्यों का समर्थन हो। यानी कि यहाँ पर कहा गया है सीधे सीधे कि जब भी आप किसी चीज़ को, किसी भी प्रेजेंटर को अपनी पार्टी में ला रहे तो वहाँ पर जो 1/3 यानी कि 1/3 तो उन्होंने उसके लिए बोला था कि सीट उनको आरक्षित करनी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? 3/4 यानी कि 3/4 पार्ट आप सदस्य जब उसका समर्थन करेंगे वही हमारी पार्टी में
शामिल होंगे। सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। ठीक है, यानी कि सरकारी सेवाएं आप समझ सकते हैं, उन सारी चीज़ों में इन्होंने सीधे सीधे मोमडन के लिए बोला। ठीक है, अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। ठीक है, सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए, ये भी उन्होंने बोल दिया। ठीक है, संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, वैयक्तिक विधि तथा मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के आरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं। ठीक है, लास्ट है इनकी, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों के सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। ये थी जिन्ना की 14 शर्तें। क्यों इन्होंने 14 शर्तें रखी, क्यों 3 शर्तें आई, वो सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ये टॉपिक आपका काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपको डिटेल्स में समझाया, क्योंकि पूछा जा सकता है कि 14 शर्तों से पहले जिन्ना की 13 शर्तें थी या 12 शर्तें ऐसी या 3 थी, तो उन्होंने पहले 3 शर्तें रखी जो उनकी नहीं मानी गई, और ये थी आपकी 14 शर्तें। यहाँ आपका जिन्ना की 14 शर्तें की जो भी छोटी छोटी डिटेल्स थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में भी छोटी छोटी डिटेल्स दूंगी। देखिए, आपका सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, अब जिसमें एग्जाम को इंपॉर्टेंट देने जा रहे हैं, तो हिस्ट्री आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विवरण। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। शुरुआत कब हुई थी आपसे काफी बार पूछा जा सकता है। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था इसको स्टार्ट करने का? कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। ठीक है, प्रभाव क्या हुआ इसका, मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगी डिटेल में। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। गांधी जी सहित अनेक कांग्रेस नेताओं व उनके समर्थकों को जेल में डाल दिया था। आप सभी को पता है कि जब ये समर्थन हुआ तो इसमें गांधी जी और उनके साथ जितने भी लोग थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया। आंदोलनकारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच जगह जगह जबरदस्त संघर्ष हुए। ठीक है, अन्य जानकारी। इस आंदोलन में ने ब्रिटिश सरकार को यह दिखा दिया कि भारत की जनता अब उसी सत्ता को ठुकराने और उसकी अवज्ञा के लिए कमर कस चुकी है और उसी पर काबू पाना अब मुश्किल है। ये थी थोड़ी सी डिटेल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करती हूँ। अब मैं डिस्कस करती हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ था। देखिए, मेरा एक चीज़ का मानना है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में 5 पेज पढ़ रहे हैं, 4 पेज पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उन्हें अच्छे से पढ़िए और सारी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे डिटेल्स में पढ़िए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। देखिए, फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ। मैं इस क्लास में कम ही चीज़ें पढ़ाऊंगी, लेकिन वो चीज़ें पढ़ाऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था पूछा जा सकता है। 1930 में किया था, फरवरी में। ठीक है, प्रारंभ करने का अधिकार महात्मा गांधी को दे दिया गया। इसके पूर्व 1928 के मध्य सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली यानी कि सूरत जिले में एक सफल सत्याग्रह किया। ठीक है, सरकार को भूमि कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसलिए कांग्रेस को यह तरीका काफी प्रभावशाली प्रतीत हुआ, किंतु आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने एक बार फिर सरकार से समझौता करने का प्रयत्न किया था। इस हेतु लॉर्ड इरविन को 2 मार्च 1930 को एक पत्र लिखा था। कब लिखा था? क्योंकि उन्हें यह था कि फालतू का ड्रामाबाजी नहीं हो और उन्हें ये सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करना पड़े, उन्होंने इसलिए लेटर लिख के दिया। किसको लिख कर दिया? लॉर्ड इरविन को, 2 मार्च 1930 में। इस पत्र में 11 मांगों का उल्लेख किया गया जो जनवरी 1930 में, इससे पूर्व 1928 के मध्य सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली सूरत में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई कुछ शर्तें थी। ठीक है, नेक्स्ट, उन्होंने यह भी कहा कि यदि अंग्रेज सरकार ने उन मांगों को पूरा नहीं किया तो 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। इरविन ने इस पत्र को कोई संतो गांधी जी ने अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, वायसराय में भेंट करनी चाहिए, किंतु इरविन ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और इसका उन्होंने
यहाँ तक आप सभी को पता चल गया कि गांधी जी से मिलने के लिए लॉर्ड इरविन ने मना कर कि आप सभी को इतना तो आइडिया हो गया कि लॉर्ड इरविन ने उनके पत्र को सुनने से ही, पढ़ने से ही मना कर दिया और उन्होंने उनकी शर्तें नहीं मांगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दांडी कूच से। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, डिटेल्स में जानेंगे गाइस, जिससे कि आप सभी को कोई इशू आगे नहीं हो और आपको अच्छे से याद रहे। फर्स्ट है, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा। ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। ये चीजें उन्होंने पत्र में लिख कर दी लॉर्ड इरविन को। गांधी जी ने कोई कार्य जल्दी में नहीं किया था, ये चीजें आपने हिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा। लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने कई कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम में समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर कूच किया, इसलिए इसे बोला जाता है दांडी की कूच। कितने लोग थे उसमें? 79 कार्यकर्ता थे और ये हुआ था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट। 200 मील की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में पूरी की गई। सरदार पटेल ने आगे 2 चलकर लोगों को गांधी जी के स्वागत के लिए तैयार किया। ठीक है, मार्ग में गांधी जी ने लोगों को बलिदान और अहिंसा का उपदेश दिया। जब भी वो रास्ते में चलते थे, आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी ने अपने बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए और उन्होंने हमारे देश के लिए काफी बलिदान भी दिए हैं। लोगों में देशभक्ति का असीम उत्साह दिखाई दे रहा था। 6 मार्च 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज बोली गई है। 6 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने समुद्र के तट पर, यानी कि समुद्र के कण पर जाकर उन्होंने क्या करा? नमक बनाया और नमक कानून को भंग कर दिया और वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बात करते हैं थोड़ी सी सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। भारतीय राजनीतिक वातावरण में सबकी निगाहें साबरमती आश्रम की ओर लगी थी, जहां महात्मा गांधी भावी संग्राम की रूपरेखा पर तल्लीन पूर्वक विचार कर रहे थे। गांधी जी ने नमक कानून भंग कर निश्चित किया कि 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को उनकी ऐतिहासिक दांडी यात्रा 79 अनुयायियों के साथ आरंभ की गई। ठीक है, आरंभ भी हुई और उनकी, वो आप सभी को पता है, गांधी जी ने 5 अप्रैल दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया और आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया। तो गाइस, महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को भंग करना सारे देश के लिए सविनय अवज्ञा के प्रारंभ का संकेत था। अतः जगह जगह लोगों ने सरकारी कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित किए। किसने किए? महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफी जो कार्यक्रम थे वो सम्मिलित किए। कार्यक्रम क्या क्या थे ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग डिटेल्स में पढ़ते रहे। नंबर 1 है, गांव गांव में नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, छात्र सरकारी स्कूल और कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ दें। ठीक है, स्त्रियां शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दें, ये चीजें थी। विदेशी कपड़ों को जलाया जाए, जो अब हमारे देश में कोविड के टाइम पर हो रहा है कि विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जाए। लोग सरकार को टैक्स ना दें, ये सारी चीजें थी महात्मा गांधी ने जो मानने के लिए बोला गया था। और इसका लास्ट पॉइंट है, गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ते ही देश में चारों ओर नमक कानून भंग किया जाने लगा। अंग्रेजी सरकार युद्ध से इस विचित्र ढंग को देखकर हैरान थे। जो उसने सदैव की भांति दमन नीति के काम लिया और कांग्रेस गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सारे देश में गिरफ्तारियां हुई और जुलूसों पर लाठी प्रहार किए गए, किंतु देशभक्तों का उत्साह कम न हुआ। यद्यपि लॉर्ड इरविन ने दमन नीति का आश्रय लिया था। यहाँ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है खत्म होता है। सारी डिटेल मैंने दे दी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, दांडी का क्या था, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर ली। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस क्लास का, प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या है। ठीक है गाइस, काफी बार पूछा गया है और अगर नहीं पूछा गया है तो आप सभी तब भी याद कीजिए। फर्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी। ठीक है, क्या चल रही थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हमारा अभी चल ही रहा था जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रारंभ में ही इंग्लैंड के अनुदार दल व लिबरल दल के प्रतिनिधित्व में तथा भारतीय प्रतिनिधित्व में मतभेद स्पष्ट हो गए। ठीक है, यानी कि आपने देख लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसी दौरान हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो भी चल रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो भाग नहीं लिया गया कांग्रेस ने, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सुझाव दिया कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए, किंतु अल्पमतों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नर के पीस विशेष शक्तियां रहे।
केंद्र में संघ स्थापित किया जाए जिसमें ब्रिटिश प्रांतों व देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल हो, और केंद्र में दोहराया शासन स्थापित किया जाए, यानी कि डुअल शासन को स्थापित किया जाए। सुझाव हमें किसने दिया था? ये सुझाव दिया था हमारे रैमजे ने। ठीक है, इन सभी बातों पर लगभग सारे प्रतिनिधित्व सहमत थे, किंतु सांप्रदायिक समस्या पर समझौता नहीं हो सका। मुसलमानों ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की तथा जिन्ना अपनी 14 शर्तों को मनवाने के लिए अड़ा रहा। ठीक है, यहाँ पर भी जिन्ना की 14 शर्तें कंटिन्यू थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। इस प्रकार प्रत्येक जाति के प्रतिनिधित्व ने अपने अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए मांगे पेश की, अतः सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हो सका। गाइस, अब देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसा एवं उसकी दिशा निर्देशों को कांग्रेस एवं भारतीय समाज के समक्ष स्पष्टीकरण करते हुए तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई। ठीक है, यह गोलमेज सम्मेलन 3 चरणों में संपूर्ण हुआ, जिसकी विवेचना निम्नवत है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट एक संवैधानिक मुद्दों पर जमीनों स्तर पर राय विमर्श करते हुए 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कब हुआ था प्रथम आयोजन गोलमेज का? 12 नवंबर 1930 को। यह ब्रिटिश सरकार एवं भारतीय प्रतिनिधियों के बीच समान स्तर पर आयोजित की जाने वाली पहली वार्ता थी। ठीक है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, जिसके फलस्वरूप इस सम्मेलन में मुख्यतः उन्हीं दलों के लोगों ने भाग लिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की खुशामद चाहते थे, जैसा कि मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, दलित वर्ग, उदारवादियों का समूह एवं भारतीय रजवाड़े। 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में से एक भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। यह सर्वविदित है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के चयन का मापदंडन एक समान नहीं था। सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के तथाकथित कठपुतलियां समान थे, जिनमें से कुछ भारतीय प्रतिनिधियों का चयन या वायसराय की सिफारिश से किया गया था। ठीक है, भारतीय रजवाड़ों के मनोनयन से इस आयोजन में सम्मिलित कुल प्रतिनिधियों अपने व्यक्तित्व या व्यक्तिगत हितों के पोषक थे, जिन्हें देश की आजादी से ज्यादा निजी हित की चिंता थी। कुछ थे रजवाड़े या कुछ भारतवासी थे जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता से ज्यादा उन्हें निजी चीजों की ज्यादा जरूरत थी। कारण यही रहा कि आयोजन से संबंधित समस्याएं वहीं की वहीं धरी रह गई और कोई परिणाम हासिल नहीं हो सका। अतः 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ सम्मेलन 19 जनवरी 1931 को बुझ गए हुए राख की तरह समाप्त हो गया। ये था आपका, देखिए आपका गोलमेज सम्मेलन आपका स्टार्ट हुआ था 12 नवंबर 1930 में और खत्म हो गया 19 जनवरी 1931 में। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं आपके, 1 मिनट रुकिए। तो गाइस, ये था आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसमें इतना ही था, ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा पूछा नहीं जाता और जितना पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट में अभी डिस्कस करूंगी आपसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य क्या क्या थे वो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, किसमें? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें 89 सदस्यों में से 13 ब्रिटिश थे और जो बाकी थे 76 वो थे हमारे इंडियन। ठीक है, राजनीतिक दलों से जैसे भारतीय उदारवादी दल, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये भी आपको चीजें जरूर याद करनी है और एग्जाम में ये चीजें आपको जरूर पुट इट करनी है। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता इस प्रकार थे, देखिए, तेज बहादुर, ठीक है, श्री निवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, ये है आपका फजलल हक, मोहम्मद अली जिन्ना और हामी मोदी, MR जयकर, मुझे भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह और मजीठिया आदि। ये सारी चीजें आपसे जरूर पूछी जा सकती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है, यहाँ आपसे एक छोटी छोटी डिटेल्स जो थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, आपका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो आपका स्टार्ट हुआ था 7 सितंबर 1931 से और 1 दिसंबर 1931 तक ये खत्म हुआ था। स्थान क्या था? सेंट जेम्स पैलेस, जो कि लंदन में हुआ।
भारत मंत्री कौन थे? सर सैमुअल होर, यानी कि अनुदारवादी थे। वायसराय लॉर्ड विलिंगडन, और 17 अप्रैल 1931। ठीक है। पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड थे वहां पर। अब डिटेल्स में जानते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वार्ता करने के लिए राजी किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को पता था कि बिना गांधी जी के पहल उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी ही रह जाएंगी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने एक ही मात्र कांग्रेसी थे जो 29 अगस्त 1931 को राजपुताना जहाज से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। राजपुताना जहाज के ब्रिटेन के लिए रवाना हुई, सारी चीजें भी मैं आपको डिटेल्स में दूंगी, मैंने सारा का तथ्य लिख रखा है। उनके साथ इस वार्ता में मदन मोहन मालवीय, देवसाय गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, घनश्याम दास बिड़ला और मीराबेन एवं महादेव देसाई जैसे अन्य गणमान्य लोग भी सम्मिलित थे जो अलग अलग दलों से संबंधित थे। ठीक है। यह सम्मेलन भी रूढ़िवादी, सांप्रदायिक तथा ब्रिटिश सरकार की खुशामद करने वाले राजभक्तों के कारण पूर्ण असफल हुआ। ब्रिटिश सरकार की गांधी जी की प्रति द्वेष एवं कांग्रेस के प्रति ओछी मानसिक ने इस सम्मेलन को भी सफल नहीं होने दिया। साथ ही मुसलमानों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं दलितों ने नुमाइंदों ने अपनी जाति, धर्म, विशेष प्रतिनिधित्व की अलग राय या राग अलापने लगे। ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। पूरे सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मूल मांग स्वतंत्रता पर चुप्पी साधे रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि गांधी जी नाराज होकर इस सम्मेलन के निर्णय को अस्वीकार किया और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। भारत पहुंचे गांधी जी ने, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसे सम्मान के लिए समझौता नहीं किया गया। ये था आपका। इस सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 2 मुस्लिम प्रांतों यथा उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांतों एवं सिंध के गठन एवं भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना की घोषणा की। रैमजे ने स्पष्ट किया कि यदि भारतीयों में आपसी सहमति नहीं है तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करेंगे। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी कोई सार्थक परिणाम हासिल नहीं हो सका और भारतीयों के हृदय में फिर से रोष की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है। इसलिए हमारा जो प्रथम गोलमेज था हमारा, वो भी आपका कंप्लीटली नहीं काम करा और द्वितीय भी नहीं करा, इसलिए हमारा तृतीय हुआ। थोड़ी सी डिटेल में जान लेती हूँ, थोड़े तथ्य हैं इसके बारे में देखो। गाइस, ये हैं आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने भी डिस्कस किया। गांधी जी 12 सितंबर को एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। इसमें छोटी छोटी डिटेल्स है कि अगर आप लोग सारा नहीं पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। एनी बेसेंट एवं मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड पहुंचे। कुल प्रतिनिधित्व कितने शामिल थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? 31। कांग्रेस कार्य समिति की एक सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें शामिल थी, या उन्होंने भाग लिया, ये भी बोल सकते हैं। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। महादेव देसाई, जीडी बिड़ला, प्यारेलाल नैयर, डॉक्टर अंबेडकर ने सम्मेलन में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। सरकार ने जानबूझकर सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या को बढ़ावा दिया। गांधी जी अन्य सभी दल सांप्रदायिक, कांग्रेस ही एकमात्र भारतीयों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर सकती है। कांग्रेस सांप्रदायिक संस्था नहीं है, इसका प्लेटफॉर्म सभी के लिए खुला है, ये आप सभी जानते हैं। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार देशद्रोही फकीर यानी कि गांधी जी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। मोरेस नामक ब्रिटिश नागरिक ने गांधी जी के बारे में इस समय कहा कि अर्धंग नंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हुए सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। किसने बोला था? ये बोला था फ्रैंक मोरेस नामक ब्रिटिश नागरिक थे ये। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक गतिरोध के कारण 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया। मेन पॉइंट था इसका 28 दिसंबर 1931 को लंदन में गांधी जी ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया।
यहाँ आपका द्वितीय सम्मेलन खत्म हुआ। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए। एवरी सिंगल डिटेल आई प्रोवाइड यू इन दिस क्लास। अगर आप सभी के लिए यूजफुल होता है मेरा चैनल तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपका जो सेकंड लास्ट चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू गाइज, ऑलवेज कनेक्टेड विद माई चैनल। और आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।